नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 4 मई, तो 4 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 मई से, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर निर्मित किया है? तो ये एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है जो कि निर्मित किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे महाराष्ट्र के द्वारा। ये महाराष्ट्र में एक इंस्टीट्यूट पड़ता है, महाराष्ट्र के पुणे में, जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये जो माइक्रोवेव आधारित स्टेरलाइजर है, इसके माध्यम से 56 से लेके 60 डिग्री तक का ये टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है और उस टेम्परेचर पर ये कोरोना वायरस को समाप्त कर सकता है। और ये जो स्टेरलाइजर है ये सिर्फ नॉन मेटालिक वस्तुओं पर ही कार्य करेगा, मतलब कि नॉन मेटालिक जो वस्तुएं होंगी उन वस्तुओं के लिए ये 56 से लेकर 60 डिग्री टेम्परेचर पर उन वस्तुओं का स्टेरलाइजेशन कर सकता है। तो ये था अतुल नामक। तो इस स्टेरलाइजेशन का नाम क्या है? तो इस स्टेरलाइजर का नाम है अतुल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो ये सर रिचर्ड हेडली जो पदक है ये जीता है रॉस टेलर ने। और रॉस टेलर ये कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पिछले वर्ष न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी के चलते हुए सर रिचर्ड हेडली पदक जीत लिया है रॉस टेलर ने। ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं और ये सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले, मतलब कि 3 बार ये विजेता रहे हैं, मतलब कि तीसरी बार ये पदक इन्होंने जीता है रॉस टेलर ने। अब बात करें कि रॉस टेलर की, तो ये ओडीआई मतलब कि क्रिकेट की जितनी भी फॉर्में होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं। एक होती है वनडे इंटरनेशनल, दूसरी होती है टेस्ट क्रिकेट और तीसरी होती है T20 इंटरनेशनल। तो ये तीनों फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये ओडीआई में तो 100+ मैच खेल चुके हैं, टेस्ट में भी ये 100+ मैच खेल चुके हैं और T20 में भी 100 से ऊपर मैच खेल चुके हैं। तो तीनों फॉर्मेटों में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर भी हैं, जिनका नाम है रॉस टेलर, जिन्होंने हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में कुल स्थापित अक्षय क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वित्त वर्ष 2019 में अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक राज्य। और इसमें ही तमिलनाडु सेकंड नंबर पे रहा है और तीसरे नंबर पे रहा है गुजरात। अब बात करें यहाँ पे अक्षय ऊर्जा, तो अक्षय ऊर्जा होती क्या है? तो वो सोर्स जिनसे कि हमेशा ऊर्जा प्राप्त हो सके, जैसे कि सन होता है, हमेशा सन से हमेशा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा हमेशा ये प्राप्त होती रहती है। तो यही होती है अक्षय ऊर्जा। दूसरी बात, जो हवा होती है तो हवा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके लिए बोलते हैं हम लोग पवन ऊर्जा। तो ये सब वो सोर्स जिनसे कि ऊर्जा हमेशा निरंतर, मतलब कि निरंतर उत्पन्न होती रहे, तो वही कहलाते हैं अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कर्नाटक। अब इसमें जो अक्षय क्षमता है, तो अक्षय क्षमता के हिसाब से इसमें कर्नाटक, मतलब कि इसमें टोटल की बात हुई है क्योंकि यहाँ कुल स्थापित लिखा है, मतलब कि इसमें सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा और बाकी सब ऊर्जाएं शामिल हैं। तो टोटल सभी ऊर्जाओं के इंस्टॉलेशन में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो ये कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई आलवाला और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट है अजय श्रीनिवास ओका। अब बात करें यहाँ पे, जो मैंने बताई थी अक्षय ऊर्जा होती है, ये विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई इत्यादि होती हैं। अब बात करते हैं सिर्फ अक्षय ऊर्जा में ओनली सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो पहला राज्य है वो कौन है? तो ये है राजस्थान। मतलब कि टोटल अक्षय ऊर्जा में तो कर्नाटक है, लेकिन अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा स्थापित करने में पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। उसके बाद पवन ऊर्जा स्थापित करने में पहला राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। पवन ऊर्जा स्थापित करने में कौन है? तो ये गुजरात है। और अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट और आई थी जिसमें कि रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो वो गुजरात था। हालांकि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अंतर हैं। यहाँ पे पवन ऊर्जा है वो है सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में, जिसमें गुजरात शीर्ष पर रहा था। अब चूंकि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्रिसिल के द्वारा जारी की गई है, बात कर लेते हैं क्रिसिल की। तो क्रिसिल ये भारत की एक रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय है मुंबई में और MD और CEO कौन है? तो ये हैं आशु सुयस क्रिसिल के MD और CEO हैं। और कुछ समय पहले ही जो क्रिसिल के
पद से इस्तीफा दिया था किसने, तो अरुंधति भट्टाचार्य ने इस्तीफा दिया था, और वो अब कौन बन गई है, तो सेल्सफोर्स इंडिया की एमडी और सीईओ भी बन गई हैं। अब बात करें भारत की जो विकास दर, क्यों क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, तो इसने भारत की विकास दर अनुमानित की है वित्त वर्ष 2020 में, तो कितनी अनुमानित की है, तो ये 1.8 अनुमानित की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स साइंस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है शोभना नरसिम्हन के लिए। किसके लिए, तो शोभना नरसिम्हन के लिए। ये हैं कौन, तो जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसमें ये प्रोफेसर हैं। और इनके लिए इसमें क्यों, मतलब मानद सदस्य के रूप में क्यों चुना गया है, तो इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना अहम योगदान दिया था। और उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली बात करेंगे किस क्षेत्र में, तो इन्होंने जो नैनो पदार्थ होती है, तो नैनो पदार्थ के डिजाइन व उसके आकार को छोटा करने पर जो उसके पदार्थ में गुणों में, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उनके जो प्रभाव होते हैं उनमें इन्होंने कार्य किया था। मतलब कि नैनो पदार्थ के डिजाइन व उसके आकार को छोटा करने पर जो उसके भौतिक गुणों में प्रभाव होते हैं उन पर इन्होंने कार्य किया था। तो इसी योगदान के लिए शोभना नरसिम्हन के लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन के चलते विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये अभी जो लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन के चलते जो व्यक्ति अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में फंस गए हैं, तो उन्हीं की श्रेणी में, मतलब कि दूसरे राज्य से अपने राज्य में वापस लाने वाला जो पहला राज्य बना है ट्रेन के माध्यम से, वो बना है झारखंड। क्योंकि अब ये घोषणा हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस राज्य का है तो वो व्यक्ति उसी राज्य में पहुंचाए जा रहे हैं। तो ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य बना है जिसने कि श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाया है। ये कौन बना है, तो ये झारखंड बना है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डॉक्टर रवि रंजन है। अब बात करते हैं झारखंड से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए इसने एक ऐप भी विकसित किया था झारखंड ने, जिसका नाम रखा गया था झारखंड बाजार ऐप। क्या नाम रखा गया था, तो झारखंड बाजार ऐप, इस ऐप का नाम रखा गया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के चलते जितने भी तम्बाकू उत्पाद हैं उन तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक भी लगाई है झारखंड सरकार ने। उसके बाद एक योजना चलाई गई है झारखंड ने जिसका नाम है मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना। तो इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना। ये भी झारखंड राज्य के ही द्वारा चलाई गई है। उसके बाद लॉकडाउन में ई पास प्राप्त करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रज्ञाम ऐप। कौन सा ऐप है, तो इसका नाम दिया गया था प्रज्ञाम ऐप। ये भी झारखंड ने ही लॉन्च किया है। उसके बाद ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट आई थी, किसकी, तो ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार ये कहा गया था कि भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो किसे घोषित किया गया था, तो ये झरिया के लिए घोषित किया गया था जो कि झारखंड में ही पड़ता है। उसके बाद झारखंड में एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है गोड्डा। ये एक विधानसभा क्षेत्र है। तो गोड्डा के विधायक हैं, इनका नाम है अमित मंडल है। कहाँ के विधायक है, तो ये गोड्डा झारखंड से विधायक हैं। और अमित मंडल के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आदर्श विधायक सम्मान भी दिया गया है। तो आदर्श विधायक सम्मान किसे दिया गया है, तो गोड्डा झारखंड के जो विधायक हैं अमित मंडल के लिए। उसके बाद बात करें तो सरकार आपके द्वार तक ये पहल की भी शुरुआत किसने की थी, तो झारखंड राज्य के ही द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य योजना प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो अपने राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। और इसने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत इसने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य भी बना है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं
दीपांकर दत्त। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भूषण पी धर्माधिकारी का स्थान लिया है। किसका? तो भूषण पी धर्माधिकारी का स्थान लिया है दीपांकर दत्त ने। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की एक जगह पड़ती है पुणे। तो पुणे का जो नगर निगम है, तो पुणे के नगर निगम द्वारा होम क्वारंटाइन जो लोग किए गए थे उनकी निगरानी के लिए एक ऐप भी चलाया है जिसका नाम है संयम ऐप। कहीं कहीं संयम मिलता है और कहीं कहीं साइम ऐप मिलता है। तो ये SAIYAM इसकी स्पेलिंग है। संयम ऐप चलाया है। उसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो IIT बॉम्बे ये कहाँ पड़ती है? तो महाराष्ट्र में पड़ती है। तो IIT बॉम्बे ने कुछ समय पहले ही एक ऐप लॉन्च किया था। ये भी संगरोध रोगियों पर नज़र रखने के लिए एक ऐप विकसित किया था जिसका नाम रखा गया था क्वारंटाइन मोबाइल है। तो ये एक ऐप लॉन्च किया है IIT बॉम्बे के द्वारा। उसके बाद नागपुर जो नगर निगम है महाराष्ट्र में ही पड़ता है, नागपुर नगर निगम के द्वारा कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 ऐप चलाया गया था जिसका नाम था कोविड-19 ऐप चलाया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो अभी जो पुणे की एक कंपनी है, मतलब कि एक संस्था है जिसका नाम है माई लैब, पूरा नाम तो इसका है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन माई लैब इतना ध्यान रखने के चलना। तो ये पुणे की एक संस्थान है जिसका नाम है माई लैब। इसके द्वारा मेक इन इंडिया के अंतर्गत कोविड-19 की जांच के लिए डायग्नोस्टिक किट, और उस किट का नाम रखा गया था माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट बनाने वाली पहली कंपनी भी बनी है। कौन? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कहाँ है? तो वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो मुंबई में आयोजित हुई थी अभी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, जिसमें कि IIFTC बोलते हैं इंग्लिश में इसे, मतलब कि इसका मतलब होता है IIFTC की फुल फॉर्म होती है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो इसमें IIFTC गलत हो रहा है, IIFTC ये बनेगा IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 किसे दिया गया था? तो ये जोया अख्तर के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो जोया अख्तर के लिए दिया गया था। ये एक डायरेक्टर है। उसके बाद बात करेंगे तो अभी कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च करने वाला भी जो पहला बैंक बना था वो कौन सा बना था? तो वो मुख्यालय तो महाराष्ट्र में ही है। कौन सा? तो SBI बैंक बना था। मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि SBI मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है इसीलिए। उसके बाद नेशनल ऑर्गन टिश्यूज एंड ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि अंगदान के क्षेत्र में जो पहला राज्य था वो कौन था? तो महाराष्ट्र था। उसके बाद बात करेंगे तो रूपैक्स यात्री नौका सेवा की शुरुआत ये कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र में कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से मंडवा तक। कहाँ से? तो मुंबई से मंडवा तक चलेगी ये रूपैक्स यात्री सेवा। और इसका जो लॉन्चिंग की गई है वो किसने की है? तो केंद्रीय जहाजरानी जो राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया के द्वारा। उसके बाद बात करें तो अभी जो महाराष्ट्र का जो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल के नाम पर रखा गया। मतलब कि उसका नाम बदलकर मुंबई सेंट्रल टर्मिनल का नाम बदलकर हो गया है जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल रेलवे स्टेशन। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही ऑटो रिक्शा जो चालक होते हैं तो उनके लिए ऑटो रिक्शा चालकों के लिए हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी मिली थी। और ये हैप्पी आवर्स क्या था? तो ये 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो किराया था ऑटो चालकों का वो उसमें 15% की कमी की गई थी। उसके बाद करेंगे तो 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो महाराष्ट्र करेगा। महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में पुणे इसकी मेज़बानी करेगा। उसके बाद करेंगे तो अभी कुछ समय पहले ही लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 की जो प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में ही हुई थी। और इस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो एडलिन कैस्टेलिनो, जो कि कहाँ की हैं? तो वो मैंगलोर की है, मैंगलोर कर्नाटक की। उसके बाद जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 था उसका भी आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी सुपर 30 रही थी, जो कि किसकी है? तो ये ऋतिक रोशन की है। उसका बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था वो मिला था ऋतिक रोशन के लिए।
यही सुपर 30 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया था वो मिला था दिव्यांका त्रिपाठी के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों को सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य कराने की भी घोषणा की थी। और ये सब पॉइंट कब से हैं, तो ये सब पॉइंट हैं जब कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था, उसके तब के पॉइंट है। उसके बाद मुंबई से लेकर पुणे तक भारत की पहली सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से पुणे तक। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो महाराष्ट्र मुंबई में ही की गई है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन और है, महाराष्ट्र मुंबई की 12 वर्षीय लड़की हैं एक, जिनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है, तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, और इन्होंने दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकुआ पर चढ़ने वाली ये सबसे कम उम्र की लड़की भी बनी है। उसके बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 2018 में जो लापता महिलाओं की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई थी वो महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी, और सबसे ज़्यादा लापता बच्चों की जो संख्या दर्ज की गई थी वो मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई थी। उसके बाद 15वां जो ई शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी मुंबई IIT में किया गया था, मतलब कि IIT मुंबई में ही किया गया था। उसके बाद भारत का जो पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट है वो भी कहाँ स्थापित किया गया है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। उसके बाद भारत में समुद्री संचार सेवा की शुरुआत भी मुंबई महाराष्ट्र से ही की गई है। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा हेल्थ रन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया था। उसके बाद द पल्स जो कॉन्क्लेव हुआ था, मतलब पल्स का मतलब होता है दालों से संबंधित, पल्स इंग्लिश में दाल के लिए बोलते हैं, तो द पल्स कॉन्क्लेव 2020 में जो पाँचवां संस्करण हुआ था उसका भी आयोजन महाराष्ट्र में ही किया गया था। उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा पहला महानेवी कनेक्ट 2020 जो अभियान था उसकी शुरुआत भी कहाँ की गई थी, तो ये मुंबई से ही की गई थी। और 5वां एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में ही किया गया था। उसके बाद साइबर सेफ मूवमेंट की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये जनवरी की बात है। तो ये, और उसके बाद जस्टिस इंडिया एक रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसमें पहले नंबर पे कौन रहा था, तो न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहा था। तो ये सब पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो कि जनवरी तक के थे, वो जो मैंने आपके लिए बता दिए इस वर्ष के जितने भी पॉइंट थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन सी टीम रही है। तो ICC ने एक अभी रैंकिंग जारी की है, और इसमें जो टेस्ट रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर जो टीम रही है वो रही है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, और इसमें भारत रहा है तीसरे नंबर पर। वहीं T20 में बात करें तो T20 में पहले नंबर पे रही है ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान रहा है तीसरा। मतलब कि सेम ऐसा ही है जैसे कि टेस्ट रैंकिंग रही है, तो बिल्कुल सेम टू सेम इनकी रैंकिंग है। उसके बाद बात करें अगर ODI की, मतलब वनडे इंटरनेशनल में, तो भारत का स्थान रहा है इसमें सेकंड, और पहले स्थान पर रही है इंग्लैंड। अब ये जो रैंकिंग है वो जारी की है ICC ने, तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909, मतलब कि 1909 में। मुख्यालय है दुबई में। CEO कौन है, तो CEO है मनु साहनी। उसके बाद चेयरपर्सन है, या CP का मतलब चेयरपर्सन है ICC के शशांक मनोहर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया गया है। ये ऑफिशियली रूप से जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। अब बात करेगा जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति के मंत्री कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और ये जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस बार ही किया गया है। और उसके बाद जो कावेरी, यहाँ पे कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद वो मतलब किस किस के बीच है। तो ये कहते हैं, ये अभी एक एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, RRB JEE के एग्जाम में, RRB JEE के एग्जाम में पूछा गया था कावेरी जल विवाद। तो ये किस किस के बीच में है, तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किस किस के बीच में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा। और ये जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है ये CSIR के अधीन एक कार्यरत संस्थान है। और इस ऐप के माध्यम से होगा क्या, तो जो लॉकडाउन के कारण जो दूर दराज के क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों को आपूर्ति श्रृंखला माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों के लिए जोड़ा जाएगा। तो इसी के लिए चलाया गया ये किसान सभा नामक ऐप, जो कि चला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अगर बात करें केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की, तो इसका गठन 1950 में हुआ था, मतलब कि 1950 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में,
और ये जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है ये CSIR के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है। अगर बात करें यहाँ CSIR की, तो CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई थी 1942 में। मुख्यालय है CSIR का नई दिल्ली और महानिदेशक हैं CSIR के शेखर सी मांडे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत की रिलायंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 26.3% कर दिया है? तो रिलायंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 26.3% किस अमेरिकी टेक कंपनी ने कर दिया है? तो ये अमेरिका की एक टेक कंपनी है जिसका नाम है स्काईट्रेन कंपनी। तो स्काईट्रेन कंपनी जो है इसने रिलायंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 26.3% कर दिया है। अभी हाल ही में जो लॉकडाउन चल रहा है जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो अभी हाल ही में काफ़ी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। तो इसमें इसी क्रम में ये अमेरिका की एक टेक कंपनी है जिसका नाम है स्काईट्रेन कंपनी। इसके द्वारा भी जो रिलायंस कंपनी है उसमें 26.3% हिस्सेदारी की गई है। अगर बात करें कुछ अन्य हिस्सेदारियों की जो कि बढ़ाई गई हैं या घटाई गई हैं, तो वो भी मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। तो कुछ समय पहले ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सिस बैंक में जो हिस्सेदारी थी या फिर साझेदारी थी जो 1% की, वो 1% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो 30% कर दी है। मतलब कि कितने परसेंट बढ़ाई गई है? तो 29% बढ़ाई गई है। वहीं HDFC बैंक ने रिलायंस कैपिटल में हिस्सेदारी कितनी खरीदी है? तो ये 6.43% खरीदी है। और फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद HDFC जो फाइनेंस है, HDFC फाइनेंस में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना की केंद्रीय बैंक है। तो HDFC फाइनेंस में चाइना की केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1.01 हिस्सेदारी खरीदी है। तो अभी काफ़ी हिस्सेदारियां बढ़ाई जा रही हैं और फिर उनमें हिस्सेदारियों की परसेंट है वो भी बढ़ाई जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए फेविपिराविर नाम है इसका, फेविपिराविर नामक दवा के प्रयोग की मंजूरी दी गई है? तो कोविड-19 के इलाज के लिए इस दवा की जो मंजूरी दी गई है वो किसको दी गई है? तो ग्लेन फार्मास्यूटिकल, इसका नाम है ग्लेन फार्मास्यूटिकल्स। और ये कहाँ की संस्था? तो ये मुंबई की संस्था है। तो इस संस्था के लिए मंजूरी दे दी गई है कि ये कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए जो अनुमति प्रदान की है या फिर मंजूरी जो दी है वो दी है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि DCGI के द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है कि ये कोविड-19 के इलाज के लिए क्या करेगा? फेविपिराविर नामक दवा का प्रयोग कर सकेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद के लिए GI टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर का ये उत्पाद है केसर। और केसर है जो जम्मू कश्मीर का उत्पाद, इसके लिए GI टैग दिया गया है। और ये कश्मीर की घाटी में उगाया जाता है। और इस केसर में केरोसिन, एक वर्ड है जिसका नाम है केरोसिन की उच्च मात्रा पाई जाती है। और इसके लिए संसाधित करने के लिए किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। और केसर, ये जो केसर है इसका लिए जो GI टैग दिया गया है, इसका जो रंग होता है वो नेचुरली होता है, इसमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मैं आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दूँ, केसर के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो भी किसका है? तो वो जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उगाई जाती है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब बात करते हैं, कल भी मैंने आपके लिए कुछ GI टैग नोट कराए थे, जैसे काले चावल, जिसके लिए मणिपुर में चाखाओ के नाम से जानते हैं, इनके लिए कल मैंने क्वेश्चन नोट कराया था। ये मणिपुर के काले चावल हैं, इनके लिए GI टैग दिया गया है। उसके बाद गोरखपुर टेराकोटा, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर टेराकोटा के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद कदलाई मितई जो कि तमिलनाडु का एक उत्पाद है, इसके लिए भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस मंथ ये 4 हो गए, कदलाई मितल तमिलनाडु का, गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश का, काले चावल या फिर चाखाओ चावल मणिपुर के, और ये केसर जम्मू कश्मीर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है 2 मई के लिए। और ये ट्यूना दिवस क्या है? तो ये ट्यूना जो वर्ड है ये एक प्रकार की मछली होती है,
क्या होती है, तो ये मछली होती है। और इसके लिए काफ़ी जो देश हैं, काफ़ी देश इसका उत्पादन करते हैं। तो ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता व महत्व तथा ट्यूना मछली के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ये जो दिवस है, विश्व ट्यूना दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ट्यूना दिवस जो मनाने की घोषणा की थी वो 2016 में की थी। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2016 में, लेकिन जो पहली बार मनाया गया था वो मनाया गया था 2017 में। कब मनाया गया था? 2017। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो वो हैं एंटोनियो गुतेरस। कौन है? एंटोनियो गुतेरस। और संयुक्त राष्ट्र एक क्वेश्चन और है, कल ही मैंने आपके लिए नोट करवाया था, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसके लिए चुना गया है? तो उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। क्या नाम है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी सदस्य चुना गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो सैयद अकबर उद्दीन का स्थान लेंगे। बात करते हैं, ये दिवस वाला था, तो अभी एक दिवस और मनाया गया है 1 मई के लिए, तो वो है, तो 1 मई के लिए विश्व सैनिक दिवस मनाया गया और 1 मई के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। तो ये किस देश के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। और जो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक संघर्ष पहले चला था जो कि उसके लिए बोलते हैं रंग विरोधी आंदोलन या रंगभेद आंदोलन के नाम से भी वो जाना जाता है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा की गई थी। तो नेल्सन मंडेला ने जो ये आंदोलन चलाया था उसमें ये नेल्सन मंडेला के सहयोगी रहे थे। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, इनके ये सहयोगी रहे थे जो रंगभेद जो आंदोलन चला था उसमें। और इन्होंने अपने लाइफ में 22 साल, अपने जीवन के 22 साल इन्होंने अपने ज़िंदगी के जेल में काटे थे। अब बात करें यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, चूँकि ये दक्षिण अफ्रीका के हैं डेनिस गोल्डबर्ग। राजधानी दक्षिण अफ्रीका की 3 हैं। बात करें, पहली है प्रेटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है ब्लूमफेंटेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और मुद्दा है दक्षिण अफ्रीका की लैंड। और अभी दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करूँ तो दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के जो स्थायी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये ग्रीम स्मिथ नियुक्त किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात चलिए, इसलिए मैंने दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन बता दिया था। उसके बाद बात करते हैं पिछले कुछ निधनों की जो कि मैंने आपके लिए नोट करवा चुका हूँ। तो ये हैं माइकल रॉबिन्सन, इनका भी निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे जो कि लिवरपूल जो फुटबॉल टीम है उसकी तरफ से खेलते थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। उसके बाद चुन्नी गोस्वामी, ये भारतीय थे, ये भारतीय फुटबॉलर और क्रिकेटर थे। इनका भी निधन हो गया है। जो 1962 में जो खेल हुए थे, 1962 में जो एशियाई गेम्स हुए थे उसमें भारतीय टीम का भारत की जो टीम थी फुटबॉल टीम, उसके ये कैप्टन थे चुन्नी गोस्वामी। और उसमें 1962 में इनकी कप्तानी में एशियाई खेलों में भारत की टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता था। और फुटबॉलर होने के साथ साथ ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। उसके बाद ट्राई स्नेट, ये कौन थे? तो ये गायक थे, इनका भी निधन हो चुका है। ये ऑलरेडी मैं नोट करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ रिवीजन के तौर पे मैं लिख लिए हैं। ऋषि कपूर, इरफान खान का भी निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो ये बॉलीवुड के अभिनेता थे, दोनों की दोनों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल, यहाँ मैंने प्रोफ लिख दिया है, तो यहाँ प्रोफ का मतलब प्रोफेसर है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये ई बुक आई है, मतलब कि ये एक ई बुक है जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर, और इसका विमोचन किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो कि कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा किया गया है। और प्रहलाद सिंह पटेल जो है, प्रहलाद सिंह पटेल, इनका निर्वाचन क्षेत्र दामोह मध्य प्रदेश। और ये जो प्रोफेसर बीबी लाल हैं ये कौन थे? तो ये एक भारत के बहुत ही महान पुरातत्वविद थे। तो उनका जो पुरातत्व संबंधी जितना भी योगदान था, तो उसी योगदान और इनके जीवन पर आधारित है ये किताब, जिसका कि ई बुक के फॉर्म में विमोचन किया गया है। जो कि किसने किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है
सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है उमा बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। उसके बाद मैंने कल या परसों ही नोट कराया है, एक पुस्तक और थी, द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर। ये पुस्तक लिखी थी जॉन बोल्टन ने, और जॉन बोल्टन ये कौन है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार भी रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, तो अभी 4 राजदूतों की नियुक्ति हुई है जो कि भारत की तरफ से किसी अन्य देश में गए हैं। तो ऑस्ट्रिया में जो भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं जयदीप सरकार। स्लोवेनिया में भारत की तरफ से जो राजदूत बने हैं वो बने हैं नम्रता एस कुमार। बहरीन के में भारत के राजदूत बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। कतर में भारत के नए राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। तो ये 4 राजदूत हो गए। अब बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की। तो अभी UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति नियुक्त हुए हैं जो कि सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। उसके बाद लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार। ये सब क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट करवा चुका हूँ और ये यहाँ मैंने रिवीजन के तौर पे लिखे हैं। उसके बाद PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD और CEO नियुक्त हुए हैं नीरज व्यास। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं संजय कोठारी और इन्होंने पदभार भी संभाल लिया है। इनके लिए इनकी शपथ भी हो गई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनके लिए शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो बन गए हैं संजय कोठारी। उसके बाद सतर्कता आयुक्त मतलब कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, मतलब कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग होता है उसमें एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त रहते हैं। तो उसमें एक सतर्कता आयुक्त नियुक्त हो गए हैं सुरेश एन पटेल। उसके बाद अमेरिका की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच बने गए हैं जे अरुण कुमार। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं अमित खरे। खेल सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं रवि मित्तल। उसके बाद कैथोलिक सीरियन बैंक के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं माधवन मेनन, इनका कार्यकाल का जो है वो विस्तार किया गया है, जुलाई 2020 तक इनके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। उसके बाद बात करें तो अभी आर्थिक संगठन में USA की जो राजदूत नियुक्त की गई हैं वो की गई हैं मनीषा सिंह। ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नियुक्ति की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी है, तो मालिनी शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है। उसके बाद आवास और शहरी विकास निगम जो है जिसके लिए हुडको बोलते हैं, इसके चेयरमैन व प्रबंध निदेशक नियुक्त हो गए हैं शिवदास मीणा। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के भी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। और इन्फोसिस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए थे उरी लेवाइन। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान जो बोर्ड है उसके सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं सुदर्शन बाबू। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये सब इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ थीं जो हाल फिलहाल में तकरीबन पिछले 10 दिन में हुई हैं। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था UN में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि मैंने पूछे थे जिसका आंसर था TS तिरुमूर्ति। किसका स्थान लेंगे, तो सैयद अकबरुद्दीन का। किस राज्य द्वारा उम्बारे आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत की गई थी, तो ये इसका आंसर था गुजरात। उस पर मैंने पूछा था CUPV कोविड-19 पोर्टल लॉन्च करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड बठिंडा। उसके बाद मैंने 14 क्वेश्चन पूछा था मनरेगा में रोजगार देने में शीर्ष राज्य कौन है, तो ये है छत्तीसगढ़। 5वां क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की गई है, तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा की गई है। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये दीपक मित्तल नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं आज से आपके लिए क्वेश्चन है किस राज्य की कदलाई मितई को GI टैग मिला है। ये कदलाई मितई बताना है किस राज्य की है जिसके लिए हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताना है किस बैंक द्वारा विकास अभय नाम से ऋण योजना की शुरुआत की गई है। आयु रक्षा कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रिया में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। 5वां क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा नए वाहनों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। हालांकि जो नए वाहन हैं उसमें एम्बुलेंस, बसें और आपातकालीन जो भी वाहन रहती हैं उनके लिए
उनके लिए उस श्रेणी में नहीं रखा गया है, मतलब कि उनकी बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। और छठा क्वेश्चन बताना है, इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दी। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।